Hello friends, this is CA Rasal Granwal and I am welcoming you on my YouTube channel RB Learn and Earn। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर किया था अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें मैं बुक्स और जीएसटी के रिकन्सिलिएशन के बारे में बताया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट था। उसकी हेल्प से आप बुक्स और जीएसटी में जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी मिसमैच थे, उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे और उसको रेक्टिफाई भी कर पा रहे थे। लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। कमी क्या रह गई थी कि उस समय जब हम वो एक्सेल शीट कंप्लीट किए थे, बनाए थे, तो उस समय जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, जिसके हेल्प से वजह से मैं उस एक्सेल शीट में जीएसटीआर 9 और 9C के कंटेंट को शामिल नहीं कर पाया था। ये एक्सेल शीट जो मैं इस पर लाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये अपने आप में कंप्लीट एक्सेल शीट है अब तक के लिए, क्योंकि इसमें न केवल उस पुराने एक्सेल शीट्स के सारे कंटेंट्स रहेंगे, बल्कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के भी सारे जो चीज़ें हैं, जो टेबल्स हैं, वो सारे भी कंसिडर किए गए हैं। तो ये एक मात्र ऐसा जीएसटी का चार्ट रहेगा आपका, जिसको फिलअप करके आप बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे यदि आपको बुक्स और जीएसटीआर 1 को आपस में आइडेंटिफाई करना होगा, उसके जो मिसमैच होंगे उसको रेक्टिफाई करना होगा, तो वो कर सकेंगे। बुक्स और 3B में जो भी डिफरेंसेस उसको आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई कर पाएंगे। जीएसटीआर 1 और 3B में जो आपस में जो मिसमैच होंगे उसको आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई कर पाएंगे। इन सब के अलावा जीएसटीआर 9 में जितने भी टेबल्स होते हैं, जीएसटीआर 9 भरने के लिए, जीएसटी की एनुअल रिटर्न को भरने के लिए जो भी आप डिटेल्स की आवश्यकता होती है, वो भी आसानी से आप इस जीएसटी चार्ट की हेल्प से कर पाएंगे। इन सब के अलावा जीएसटीआर 9C जो कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, उसको भी भरने के लिए जो भी डिटेल्स की आवश्यकता होती है, उन सारी डिटेल्स भी आपको इस जीएसटी चार्ट से अवेलेबल हो जाएंगे। इन सब के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मैचिंग कराना होता है, यानी पोर्टल पे जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर अवेलेबल होता है, उसको बुक से मैच कराने के लिए भी आप इस एक्सेल शीट का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जीएसटी चार्ट है अपने आप में कंप्लीट जीएसटी चार्ट है। दोस्तों, मैंने और मेरी टीम ने पूरी कोशिश किया है कि यदि इस जीएसटी चार्ट को प्रॉपर तरीके से भरा जाए तो विल बी डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और फिर भी यदि आपका कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक होता है रिगार्डिंग दिस जीएसटी चार्ट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये जीएसटी चार्ट हर एंगल से कंप्लीट है इन ऑल रेस्पेक्ट, तो आप तभी मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, और इसको आसानी से डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आसानी से इसको यूज़ करिए। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं इस जीएसटी चार्ट को भरना यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, जैसा कि आप ये थंबनेल्स आप देख सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें ऊपर दिखाई गई है। पहला बुक्स यानी डेटा एज पे बुक्स और जीएसटीआर 1, और तीसरा जीएसटीआर 3B। और इस एरो के हेल्प से बताया गया है कि हमें बुक्स, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का जो डेटा है उसको पहले इस एक्सेल शीट में भरना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जैसा भी फॉर्मेट इस एक्सेल शीट में अवेलेबल होगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम भर देंगे। उसके बाद ये कुछ मैसेज लिखे हुए हैं कि वन एक्सेल शीट विल प्रोवाइड यू मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब कौन कौन से सॉल्यूशंस ये आपको प्रोवाइड करेंगे वो देख लेते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन बुक्स, यानी बुक्स में जो एरर्स है उसको आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई किया जा सकेगा इसके हेल्प से। 3B में जो भी एरर्स है, R1 में जो भी एरर्स है, उसको आइडेंटिफाई रेक्टिफाई किया जा सकेगा। इसके अलावा आप जीएसटीआर 9 जो है आसानी से इसके हेल्प से बना पाएंगे। ठीक है, और इसके हेल्प से आप जीएसटीआर 9C यानी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी आसानी से बना पाएंगे। इन सब के अलावा जो रिकन्सिलिएशन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, पोर्टल से बुक्स का जो रिकन्सिलिएशन है इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का, वो भी कर पाएंगे। यानी एक एक्सेल शीट में कुछ डेटा आप फिलअप करके आप मल्टीपल सॉल्यूशंस पा सकते हैं। तो अब देखते हैं इस एक्सेल शीट को, चलते हैं देखते हैं। दोस्तों, ये जीएसटी चार्ट 2019-20 का एक फ़ोल्डर है, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, जीएसटीआर 1, 2A, 3B। ठीक है, जीएसटी का आईडी पासवर्ड, इन सब के अंदर जो है आपको पोर्टल से डाउनलोड करके जीएसटीआर 1, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, 3B सब कुछ जो है रख देना है। रखने के बाद इसलिए रख देना ताकि इसी से हम चीज़ें उठा करके हम इस जीएसटी चार्ट में भरेंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं जीएसटी चार्ट। दोस्तों, ये जीएसटी चार्ट काफ़ी डिटेल्ड में हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम इसको पहले ब्रीफ कर देते हैं आपको, उसके बाद ये आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। इसमें बहुत सारे सीट्स हैं, पहले हम सीट्स के बारे में बताते हैं। यदि आप देख पा रहे हो
तो इंस्ट्रक्शन पहला जो सीट है वो इंस्ट्रक्शन और बेसिक डिटेल्स का है, यानी इसमें आप जो है बेसिक डिटेल्स भरेंगे, यानी किस पार्टी का आप जीएसटी चार्ट ये बना रहे हैं, कौन बना रहा है और किस पीरियड का बनाया जा रहा है, उसका जीएसटी नंबर वगैरह यहाँ भरा जाएगा। और इंस्ट्रक्शन यानी ये जीएसटी चार्ट बनाने के लिए कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो सीट है पार्ट ए यानी आउटवर्ड सप्लाई का है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल हो गया। पार्ट बी जो कि जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई यानी आउटपुट का हो गया, ठीक है। पार्ट सी जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई यानी इनपुट का हो गया। ध्यान से देखिएगा, पार्ट ए सेल्स का है, पार्ट बी आउटपुट का है, पार्ट सी इनपुट का है, सेल्स आउटपुट इनपुट, ठीक है। पार्ट डी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का है। उसके बाद पार्ट ई जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का है। उसके बाद एक छोटा सा रिकन्सिलिएशन है। उसके बाद बहुत सारे नोट्स है, नोट 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है। ये सारे नोट्स को इंस्ट्रक्शन में डिफाइन किया गया है कि ये सारे नोट्स का मतलब क्या है, हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। और मेन आपको ये समझना है कि इसमें 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए बी और सी, ठीक है। पार्ट ए सेल्स का, पार्ट बी आउटपुट का, पार्ट सी इनपुट का। लेकिन ये तीनों पार्ट्स भरने के लिए हमें जो नोट्स हैं उनका भी यूज़ करना होगा कहीं ना कहीं। आते हैं इंस्ट्रक्शन की ओर और इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये बेसिक डिटेल, फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप ये बनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 17 18 58 19 जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है जीएसटी नंबर किसका आप बना रहे हैं, लीगल नेम यानी जो पार्टी है उसका लीगल नेम क्या है रजिस्टर्ड पर्सन का। उसके बाद ट्रेड नेम क्या है, प्रिपेयर्ड बाई, चेक्ड बाई, किसके द्वारा बनाया गया है। जैसे नॉर्मली सीए फॉर्म में यही होता है कि कोई आर्टिकल असिस्टेंट या स्टाफ जो है जीएसटी चार्ट प्रिपेयर करता है और बाद में उसको कोई सीए चेक कर लेता है, तो प्रिपेयर्ड बाई चेक्ड बाई में उन लोग का नाम रहेगा ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जा सके, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस की ओर चलते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। पहला इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि बिफोर मेकिंग दिस जीएसटी चार्ट इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक योर टैली डेटा एरर फ्री। अगर आपको ये जीएसटी चार्ट बनाना है तो सबसे पहला काम आप अपना क्या करिए, जो टैली में DOG 1 होता है यानी GSTR 1 जहाँ पे दिखता है उसको आप सबसे पहला काम क्या करिए, उसको एरर फ्री कराइए, ठीक है। अब बहुत लोगों का क्वेरी यहीं पर आना शुरू हो जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट्स का जो DOG 1 होता है वो एरर फ्री नहीं होता है। हो सकता है हम लोग के यहाँ से GST की रिटर्न फाइल ना होती हो या कोई भी रीजन है, ठीक है। तो ऐसे में परेशान होने वाली बात नहीं है। यदि आप एरर फ्री कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि आप एरर फ्री नहीं कर सकते तो हम आपको दूसरा ऑप्शन भी दिए हैं, आप सेकंड इंस्ट्रक्शन पढ़िए। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर फाइलिंग पार्ट ए, फॉर फिलिंग पार्ट ए आउटवर्ड सप्लाई, यानी जो सेल्स वाली जो सीट भरनी है उसको भरने का 2 तरीका है, पहला ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कि इधर फिल सेल्स डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडिंग एंड PNL अकाउंट, ठीक है। यदि आप चाहें तो PNL से या ट्रेडिंग या PNL से जो टैक्सेबल सेल होता है, नील टैक्सेबल सेल, एग्जेम्प्टेड सेल, नॉन GST सप्लाई जो भी होता है वो सारा आप डायरेक्टली फिल कर दीजिए। ऑप्शन 1 ऑप्ट कर लीजिए। और इस केस में क्या होगा, इन दिस ऑप्शन DOG 1 इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एरर फ्री। इस केस में आपको DOG 1 एरर फ्री करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में आपके ऊपर नोट 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। नोट 1 क्या है अभी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 2 क्या कहता है, यदि आप, हम बार बार सजेस्ट करेंगे कि ऑप्शन 2 पे कोई फॉलो करिएगा, DOG 1 को एरर फ्री कराइएगा। उसके बाद जो है ये ऑप्शन 2 ऑप्ट करके ये GST चार्ट भरिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या कहता है कि आप सेल्स को भरिए कहाँ से, DOG 1 से, ठीक है। DOG 1 से भरने का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रेडिंग और PNL में जो सेल्स दिया हुआ है और जो DOG 1 में दिया है, जनरली दोनों यदि एरर फ्री हो जाए तो दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों सेम हो गए तो DOG 1 से डेटा भरिए, वहाँ पे B2B B2C सबका क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से रहता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट सबका क्लासिफिकेशन रहता है, इसलिए वहाँ से भरना यूजफुल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम एरर फ्री तो कर लेते हैं, फिर भी हमारा ट्रेडिंग PL का जो क्रेडिट साइड होता है और DOG 1 जो होता है आपस में मैच नहीं करता है। तो यदि ऐसा सिचुएशन आता है कि आप एरर फ्री कर दिए हैं फिर भी ये आपस में मैच नहीं कर रहा है, बहुत सारे रीजन होते हैं इसके, तो इस केस में आप नोट 1 में वो डिफरेंसेस लिख दीजिए, ठीक है। जो डिफरेंसेस ट्रेडिंग PNL के क्रेडिट साइड में और DOG 1 में है, यानी मैच कराने के बाद भी यदि कोई डिफरेंस रह जाता है तो वो नोट 1 में आप लिख दीजिएगा। नोट 1 हम जाकर कभी देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आते हैं हम। ये बोल रहा है कि नोट 2 और नोट 3, हम नोट 1 की बात समझ गए क्या है। नोट 1 तभी हम यूज रहेगा जब हम ऑप्शन 2 ऑप्ट करेंगे। और ऑप्शन 2 कहता क्या है कि मतलब ऑप्शन 1 कहता क्या है, ऑप्शन 2 ये कहता है कि आपको जो सेल्स की डिटेल भरनी है वो DOG 1 से भरना है, ठीक है। यदि DOG 1 से भरेंगे तो आपके लिए ऑप्शन 2 अवेलेबल होगा और नोट 1 भी अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है।
यदि आप ऑप्शन 1 ऑप्ट कर लेते हैं ना तो ऐसे केस में आपको DOG 1 में जाना ही नहीं है और नोट 1 अप्लीकेबल भी नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जो कि नोट 2 और नोट 3 के बारे में बताता है। ये कहता है कि नोट 2 एंड नोट 3 इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़। इसका मतलब है कि यदि आपका GST ऑडिट होना है तो ही आपको नोट 2 और नोट 3 जो है भरना है। अगर आपको लगता है कि आपका GST ऑडिट नहीं है, 2 करोड़ के नीचे है, हालांकि ये लिमिट अब बढ़ गई है, 5 करोड़ हो गई है, तो यदि आपको लगता है कि आप उस दायरे के अंदर ही है, आपको GST ऑडिट तो कराना ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको नोट 2 और नोट 3 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट 4, नोट 4 क्या कहता है? नोट 4 कहता है कि फॉर फिलिंग द पार्ट सी यानी GST ऑन इनवर्ड सप्लाई, इसका मतलब इनपुट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी जो तीसरा वाला सीट है, हम कह रहे थे कि ना 3 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सेल, दूसरा आउटपुट, तीसरा इनपुट, तो ये इनपुट वाली सीट की बात कर रहा है। यदि इनपुट वाली सीट से आपको भरना है, ठीक है, कौन सा वाला कॉलम? एज पर बुक वाला कॉलम, देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द नोट 4, यानी यदि जो आपका पार्ट सी है, इनपुट वाली सीट है, यदि उसको भरना है तो उसमें जो एज पर बुक डेटा भरना है, उसको भरने के लिए आप नोट 4 का यूज़ करिए। आप हो सकता है नोट 4 आप भरेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी कॉलिंग लगी हुई है, सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये इंस्ट्रक्शंस हो गया। उसके बाद नोट 5 क्या कहता है? नोट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताता है। जनरली होता क्या है कि यदि हमारी रिटर्न किसी महीने की या एक से ज़्यादा महीने की रिटर्न लेट फाइल की गई है, सपोज अप्रैल महीने का डेट है 20 मई और रिटर्न मेरी फाइल की गई है 21 मई को, 25 मई को, जून जुलाई में कभी फाइल किया गया है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यदि कोई टैक्स लायबिलिटी उसमें है, चाहे वह NCM में या RCM में, तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करने की लायबिलिटी आती है। लेकिन तो जनरली बहुत लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं, तो हम लोग ऑडिट के समय या GST या 9 फाइल करने के समय वो इंटरेस्ट पे करवाते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम इन एडवांस इस GST चार्ट के हेल्प से कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि यदि कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया गया या कम पे किया गया तो इसको पे किया जा सके। उसके बाद नोट नंबर 6 क्या कहता है? नोट नंबर 6 इज गिवन टू शो द एनी एडिशनल रिमार्क। ये खाली सीट हम आपको दे दिए हैं कि कोई अगर इन मेरे पूरे फॉर्मेट के अलावा यदि कोई और वर्किंग आपको करना है, कोई और नोटिंग देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, नोट नंबर 7 क्या कह रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट नोट नंबर 7 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 7। ये कहता है कि इन होल GST चार्ट द डेटा इज अलाउड टू बी फीडेड इन स्काई ब्लू कलर्ड सेल्स ओनली। मतलब समझ में आ रहा है? यानी ये पूरा सीट प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से लॉक किया गया है, कहीं भी आप किसी फॉर्मेट को छेड़ नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप और डेटा आपको जो भरना है वो स्काई ब्लू कलर्ड के जितने सेल्स हैं, बस वहीं पर डेटा भरना अलाउ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन वो सारे आपको नॉर्मली मालूम है। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे वो हम डिस्कस कर लिए। लेकिन तो अगर आपके पास, आप ये सीट जब भी डाउनलोड करिएगा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से, तो आप सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़िएगा जरूर। अब आते हैं पार्ट ए, आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स की बात करते हैं। पहले हम इस सीट को, पार्ट ए वाली सीट को यानी सेल वाली सीट को ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंथी सीट है, ब्रीफ कर देते हैं। उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में फिर देखेंगे। इसमें आप ये टॉप पे बिल्कुल देख रहे होंगे, यहाँ पे हम डेटा भरेंगे एज पर बुक, यहाँ पर डेटा भरेंगे एज पर बुक। ठीक है, यहाँ पे डेटा भरेंगे एज पर GSTR 1। ठीक है, यहाँ पे डेटा भरेंगे एज पर GSTR 3B। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यहाँ पे डेटा भरना है बुक के हिसाब से, यहाँ R1 के हिसाब से, यहाँ 3B के हिसाब से। ठीक है, अब जो ये है, ये क्या कह रहा है, ये R1 और 3B के बीच का डिफरेंस निकालेगा। ठीक, नीचे आते हैं। यहाँ पे आप बुक के हिसाब से डेटा भर रहे हैं, यहाँ R1 के हिसाब से डेटा भर रहे हैं। ठीक है, और बुक्स और R1 में जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस यहाँ ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ बुक के हिसाब से डेटा भरें, यहाँ 3B के हिसाब से डेटा भरें। इन दोनों में आपस में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे दिखने लगेगा, बुक्स और 3B के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और हम पहले ही बता देंगे कि R1 3B के बीच का डिफरेंस यहाँ दिखेगा। अब बात आती है बुक्स और R1 के बीच का डिफरेंस है, या बुक्स और 3B के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है उसका आप रीजन लिखेंगे। ठीक है, तो रीजन लिखने के लिए हम नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं कि बुक्स R1 के बीच के डिफरेंस का रीजन यहाँ, और बुक्स और 3B के बीच के डिफरेंस का रीजन यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या बनाया है कि जो भी डिफरेंसेस आ रहा है, यदि उस डिफरेंसेस को आप अगले फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफाई किए हुए हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफाई किए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो सामने सामने दिख जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, एरर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा डिफरेंस आ रहा है, जैसे सेल कम दिखा दिया गया है, ज़्यादा दिखा दिया गया है B2B B2C किसी भी चीज़ में, तो और उसका करेक्शन जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में किया गया है, तो उसका टैक्स पीरियड यहाँ नोट कर दीजिए कि यदि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का आप
जो है कोई वर्किंग कर रहे हैं और 19-20 का कोई करेक्शन फाइनेंशियल 20-21 में किया गया है, तो वो फाइनेंशियल 20-21 में किस महीने में किया गया है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको GSTR 9 यानी एनुअल रिटर्न बनाते समय आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है 12-13 टेबल नंबर 12-13 GSTR 9 का ये बोलता है कि जो 10 11 12-13 चारों टेबल ये बोलता है कि यदि कोई भी करेक्शन इस साल का अगले साल में किया गया है तो उसको मेंशन करिए। ठीक है, तो इसके लिए ये हम आपको ब्रीफ कर दिए। अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसको। पहले हमने बताया था कि एज पे बुक, फिर बताया था यहाँ पे R1, यहाँ बताया था 3B। ठीक है, और यहाँ पे R1 3B के बीच का डिफरेंस, फिर नीचे क्या होगा ये बुक और R1 के बीच का डिफरेंस, उसका रीजन और उसका टैक्स पीरियड कि इसमें करेक्शन किया गया। उसी तरीके से बुक्स और 3B के बीच का डिफरेंस, बुक्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 3B रहेगा, उसके दोनों के बीच का डिफरेंस, उसका रीजन और उसका किस टैक्स पीरियड में उसका एडजस्टमेंट किया गया, करेक्शन किया गया है। ठीक है, एक बार इसको जूम करके अच्छे से देखते हैं। ठीक है, पार्ट ए यानी एनालिसिस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये जो पीनट्स कलर है यानी बादामी कलर है, और ये जो पर्पल कलर यानी बैगनी कलर है, ये दो वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। ठीक है, यदि आप ऑप्शन 1 ऑप्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप DOG 1 को एरर फ्री नहीं करा रहे हैं, नोट 1 आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो यदि आप ऑप्शन 1 ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको सेल्स की डिटेल यहाँ भरनी है। ठीक है, यहाँ पे डेटा आराम से भरा जा सकता है, जो भी डेटा है आराम से भरा जा सकता है। याद रहे हम पूरे सीट को लॉक किए, तो यहाँ पे आप कोई चेंज करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, द सेल्स आर द चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड। ठीक, तो कोई भी यदि आप ऑप्शन 1 ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स की डिटेल भरेंगे कहाँ से, ट्रेडिंग PL से भरेंगे, चाहे वो B2B हो, B2C हो, चाहे उसमें सेल्स रिटर्न माइनस हो, चाहे टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, नॉन GST सप्लाई हो, जो भी हो, सारा कुछ आप यहाँ पे भर देंगे एडलेस करके। ठीक है, लेकिन हम बार बार आपको कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑप्शन 2 ही ऑप्ट करिएगा। यदि आप ऑप्शन 2 ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको DOG 1 से डिटेल भरना होगा एज पर बुक। ऐसे केस में यहाँ B2B भरेंगे, यहाँ B2C लार्ज, B2C स्मॉल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड का, अनरजिस्टर्ड का, एक्सपोर्ट, ऐसे करके सारी डिटेल्स भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि जो नॉन GST सप्लाई है वो DOG 1 में नहीं दिखता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई है फ्रॉम ट्रेडिंग एंड PNL से आपको भरना है। नॉन GST सप्लाई मतलब एल्कोहलिक का सेल है, तो ये सब जो है वहाँ पे DOG 1 में तो दिखेगा नहीं, तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग PL से भरना होगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट का एक कॉलम दिया है। आपको यहाँ देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे रिमार्क्स भी लिखे हैं, यानी अगर मेरे समझाने के बाद भी यदि कोई कमी रह जाती है तो भी आप GST की इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लिएगा, और उसमें बहुत सारे जगह हम कमेंट इंसर्ट करा करके और डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि यहाँ भरना क्या है। ठीक है, ये तो हो गया एज पर बुक सेल्स की डिटेल भरना। और हम आपको बताते हैं यहाँ भी एज पर बुक है कुछ, क्या है ये एज पर बुक है। अगर आप नहीं देख रहे तो जूम करते हैं इसको। ये एज पर बुक है, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच GST इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, फिर से पढ़िएगा, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच GST इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9(3), यानी फ्रेट, लीगल एक्सपेंसेस, इन सब की बात कर रहा है। तो एज पर बुक जो फ्रेट होगा यानी 5% वाला वो यहाँ लिख देंगे, 18% वाला लीगल एक्सपेंस होगा तो यहाँ लिख देंगे, और कोई यदि रिवर्स चार्ज वाला कोई और परसेंटेज में आपको दिख रहा है तो उसको यहाँ लिख सकते हैं, और उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल एज पर बुक यहाँ पूरा भर गया। ये पूरा एज पर डिटेल बुक जो है सेल्स का डिटेल हो गया। यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई ऑन विच GST इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस वो भरा गया। अब हम आपको बता दें नीचे R1 चलेगा, ये GST R1 का वही सेम फॉर्मेट है जो GST R1 में होता है, B2B B2C सब। ठीक है, और आप ऊपर भी देख रहे थे वही सेम फॉर्मेट है जो नीचे यहाँ पर है, तो नीचे डिफरेंस निकालने में आसानी रहेगा। ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली निकलेगा, आपको मेहनत नहीं करनी है। और आपको हम बता देंगे यहाँ की 3B के हिसाब से डिटेल भरना है। ठीक है, 3B वाला डिटेल आप GST 3B भरे होंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे 3B में कॉलम्स होते हैं, जिसमें पहला होता है आउटवर्ड सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड। एक होता है आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड, एक नील रेटेड एग्जेम्प्टेड होता है, एक नॉन GST सप्लाई होता है, और एक GST 3B में ही इनवर्ट सप्लाई भी होता है, लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो ये सारा डिटेल जो 3B के हिसाब से जो 3B में हर साल भरा गया है, हर महीने भरा गया है, वो पूरा साल भर का डिटेल यहाँ पे हम भर देंगे मंथली बेसिस पे। ठीक है, और उसके बाद ये GST R1 और 3B में जो डिफरेंस है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये हम किसी क्लाइंट का भरे हुए हैं, उसका डिफरेंस ये आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये डिफरेंस है बिटवीन बुक्स एंड GST R1, बुक्स और GST R1 के बीच का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और इसके बाद इधर आ जाएगा बुक्स और 3B के बीच का डिफरेंस।
उसका देखिए हमने यहाँ पे यदि बुक्स और R1 में कोई डिफरेंस होता तो यहाँ रीजन लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए बुक्स और 3B में कोई डिफरेंस होता तो उसका रीजन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक हमने रीजन लिखा भी है। उसके बाद मेंशन द टेक्स्ट पीरियड, ये टेक्स्ट पीरियड वाला आ गया, जूम करके देख लीजिए। मेंशन द टेक्स्ट पीरियड इन विच करंट ईयर एरर्स रिजॉल्व, करंट ईयर्स का यदि कोई एरर है और वो अगले साल में रिजॉल्व किया गया है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे डिटेल लिख दीजिए। इसका भी हम रिमार्क देखिए लिखे हुए हैं, कमेंट लिखे हुए हैं कि यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे डिटेल कमेंट लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, हम आपको पार्ट ए यानी पहली जो सीट थी, मेन सीट थी सेल्स की, वो हम समझा दिए आपको। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, एक बार हम फिर से ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है ये, इसलिए हम बार बार ब्रीफ कर रहे हैं आपको। यहाँ पे डिटेल एज पर बुक भरना था, यहाँ पे R1 के हिसाब से, यहाँ 3B के हिसाब से, फिर R1 3B का डिफरेंस यहाँ निकल के आ जाएगा, और बुक्स और ये बुक्स और ये R1 के बीच का डिफरेंस जो है नीचे आ जाएगा, ये बुक्स और ये 3B के बीच का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे रहेगा रीजन डिफरेंसेस का, उसके जस्ट नीचे रहेगा मेंशन द टेक्स्ट पीरियड यदि अगले फाइनेंशियल ईयर में वो करेक्शन किया गया है तो। ठीक है, अब अगले सीट पे आते हैं जो कि आउटपुट के बारे में बताता है। ठीक है, पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई अंडर एनसीएम आरसीएम दोनों है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें एज पर बुक डिटेल भरना है, यहाँ पे लिखा भी है एज पर बुक, ये एज पर बुक डिटेल भरना है। कहाँ से भरना है ये भी लिखे हम कि टू बी फिल्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, करेंट लायबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस। आपको मालूम है बुक्स में बैलेंस शीट, करेंट लायबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाते हैं तभी हमें जीएसटी की डिटेल्स मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर एनसीएम जो रहेगा, एनसीएम का मतलब नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज जिसको कहते हैं हम, और ये आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज में जो भी जीएसटी है, सीएसआई सेस जिसमें भी पेबल है वो सारा हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यदि आप ऑप्शन 2 को ऑप्ट किए हैं यानी आप DOG 1 के हिसाब से डेटा भरे हैं, तो सेल्स का फिगर कहाँ भरे होंगे, पार्ट ए में भरे होंगे, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट भी तो भरना होगा। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब कि DOG 1 में आपको सेल्स का भी अमाउंट दिखता है, उसका टैक्स अमाउंट भी दिखता है, तो जो टैक्स अमाउंट होगा उसको आप यहाँ भर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखिए कमेंट में इंसर्ट कर दिए हैं कि टू बी फिल्ड ओनली इफ ऑप्शन 2 इज ऑप्टेड, यदि ऑप्शन 2 ऑप्ट किया गया है तो ही ये भरना है, अदरवाइज ये भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एज पर GST 3B। देखिए हम आउटपुट भर रहे हैं इस सीट पे, तो आउटपुट बुक्स के हिसाब से भी भरेंगे, 3B के हिसाब से भी भरेंगे, R1 के हिसाब से भी भरेंगे। ठीक है, तो ऊपर बुक्स के हिसाब से हमने भर दिया, यहाँ GST 3B के हिसाब से भरेंगे, वही सेम फॉर्मेट है NCM और RCM। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। याद रहे स्काई ब्लू कलर्ड सेल्स का जो है उसी में आप डेटा भर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, ये लॉक है, फॉर्मूला सब प्रॉपर लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुक्स और 3B का डेटा भरने के बाद यहाँ पे हम GST 1 के हिसाब से डेटा भर देंगे। ठीक, वही CSI सेस पेबल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंसेस बिटवीन 3B और R1 के बीच का डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस, वो 3B और R1। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने यहाँ लिखा है डिफरेंस बिटवीन GST 3B NCM एंड GST 1, यानी GST 3B का NCM वाला पार्ट हम केवल लिए हैं और GST 1 के बीच से डिफरेंस निकाल रहे हैं दोनों में, क्योंकि GST 1 में RCM तो होता नहीं है, केवल GST 3B में लेकिन NCM RCM दोनों होता है, इसलिए हम 3B का केवल NCM वाले पार्ट से डिफरेंस निकालेंगे इसका। ठीक है, अब आते हैं नीचे। हमने पहले क्या किया, पहले बुक्स के हिसाब से डेटा भरा, फिर R1 के हिसाब से, फिर 3B के हिसाब से। अब ये बुक्स और 3B में डिफरेंस निकाल रहा है, इसका यहाँ पे आपको रीजन लिख देना है, यहाँ पे मेंशन द टैक्स पीरियड यदि अगले फाइनेंशियल ईयर में उसका करेक्शन आपने किया है तो। ठीक है, उसी तरीके से ये बुक्स और R1 के बीच का डिफरेंस निकाल रहा है, उसका रीजन यहाँ पे लिखेंगे कि क्या रीजन है, और यहाँ मेंशन द टैक्स पीरियड यदि अगले फाइनेंशियल ईयर में उसका करेक्शन किया गया है तो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि तो मेरा बुक्स और 3B में कुछ डिफरेंस है 484 रुपये का। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये डिफरेंस है क्या, क्योंकि आगे इसका यूज होना है। एज पर बुक यदि हम देखें तो मेरा जो टैक्स लायबिलिटी है 7,16,513 रुपया है। ठीक है, 7,16,513 एज पर बुक। अब 3B के हिसाब से देखते हैं, 3B के हिसाब से 7,16,029 है, यानी 3B में लायबिलिटी को कम दिखाया गया है। कितने से कम दिखाया गया है, 484 रुपये से कम दिखाया गया है। ठीक है, यानी 3B में यदि 484 रुपये से लायबिलिटी कम दिखाया गया है, इसका मतलब ये लायबिलिटी हमको और जमा करना है। ठीक है, यदि आप
आपकी मार्च तक की पूरी रिटर्न फाइल हो चुकी है तब अगले फाइनेंशियल ईयर में जमा करेंगे, ठीक है। ऐसे केस में नीचे बगल में यहाँ पे टैक्स पीरियड भी लिखेंगे कि किस मंथ में आप जमा किए हैं। यदि आप जो है मार्च महीने की रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, फरवरी मार्च या कोई भी महीने का बचा हुआ है, तो आगे करेक्शन इसका कर लेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों हम इसको रीड करवाएं, इसलिए क्योंकि इसका आगे एक टेबल बनाए हैं एडजस्टमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट ए आपको बता दिया सेल्स का, पार्ट बी बता दिया आउटपुट का, पार्ट सी पे हम आते हैं इनपुट की बात करते हैं, ठीक है। ये इनपुट की जो सीट है इसमें भी हम डेटा भरेंगे एज पर बुक। याद रहे हमने जो सेल्स की सीट थी और जो आउटपुट की सीट थी वहाँ पे डेटा भरा था बुक्स के हिसाब से, R1 के हिसाब से और GSTR 3B के हिसाब से, दोनों सीट में। लेकिन इनपुट की जो सीट है यहाँ पे हम बुक्स के हिसाब से डेटा भरेंगे और 3B के हिसाब से डेटा भरेंगे, R1 के हिसाब से डेटा नहीं भरेंगे क्योंकि R1 में तो कोई इनपुट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एज पर बुक डेटा भरेंगे। वही अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ स्काई ब्लू कलर्ड सेल्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ डेटा हमें भरना ही नहीं है, यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेगा हमें डेटा भरना, ठीक है। अलाउ नहीं करता इसका मतलब डेटा भरना कहाँ पर है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन में आपसे को पढ़वाए भी थे कि इस शीट को भरने के लिए नोट नंबर 4 का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखे भी हैं हम ऊपर, एनालिसिस ऑफ ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन इनवर्ड सप्लाई फॉर डिटेल्ड समरी सी नोट 4, यानी जो डिटेल समरी है जहाँ से आपको भरना है चीज़ें उसके लिए नोट 4 हमें देखना है, ठीक है। तो फिलहाल नोट 4 बाद में देखेंगे, अभी हम समझ लेते हैं कि हम नोट 4 जो भर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, NCM RCM के अंदर जो भी ITC है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एज पे बुक चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एज पर 3B, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहीं पे भरेंगे, स्काई ब्लू कलर्ड सेल्स है, ठीक है। ये हो गया। तो एज पे बुक भरती हैं, एज पर 3B भरती हैं, R1 तो होता नहीं यहाँ पे। अब डिफरेंस आ गया, बुक्स और 3B के बीच का डिफरेंस आ गया, उसका रीजन और उसका मेंशन द टैक्स पीरियड कब वो अगले फाइनेंशियल में रिजॉल्व किया गया है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा 5,469 रुपये का, ठीक है। इसको भी रीड कर लेते हैं। जैसे हम 484 रुपये का रीड किए हैं, आउटपुट में डिफरेंस था जो हमें पे करना था, तो ये 5,469 रुपये क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर हम एज पर बुक देखें तो 6,51,000 रुपया एज पर बुक देखें यदि, तो हमारा जो पेएबल है सी में 6,51,892 रुपया है, ठीक, 6,51,892 एज पर बुक। एज पर 3B देखें, एज पर 3B मेरा जो इनपुट है 6,57,000 रुपया है, एज पर बुक 6,51,000 रुपये का इनपुट था, जबकि 3B में 6,57 यानी ज़्यादा क्लेम कर लिया गया है, 5,000 समथिंग से 3B में ज़्यादा क्लेम कर लिया गया है ITC, ठीक है। कितना रुपये ज़्यादा क्लेम कर लिया गया है, 5,469 रुपये का। इसका मतलब 484 रुपये जो आउटपुट था वो हमको पे करना था, और 5,469 रुपये का जो ITC हम ज़्यादा क्लेम करनी है उसको रिवर्स करना है। इन दोनों करेक्शंस के लिए हमने देखिए एक एडजस्टमेंट ऑफ एरर का टेबल बना रखा है। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, ये सब कॉलिंग लगा हुआ है, केवल आपको पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स देखिए, हम क्यों बुक्स और 3B के बीच के डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनाए हैं, इसलिए क्योंकि वो टैक्स को हमारे इम्पैक्ट करता है। जो भी मेरा टैक्स ज़्यादा पेमेंट हो गया या कम पेमेंट हुआ है तो इससे सरकार के रेवेन्यू को नुकसान होता है। तो हमारा पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि रेवेन्यू अफेक्टेड ना हो, मेरा नुकसान भी ना हो और सरकार का भी नुकसान ना हो। तो इसलिए बुक्स और 3B के बीच का जो डिफरेंस है, जब वो हमें बताता है कि हमें ज़्यादा पैसा पे कर चुके हैं या कम पैसा पे किए हैं, तो उसको पे करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे 484 रुपये का देखिए कॉलिंग लग कर आया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटी टू बी डिपॉजिटेड यदि प्लस में है तो, और टू बी रिवर्स्ड यदि माइनस में है तो यहाँ प्लस में यानी ये पैसा हमें जमा करना है, 484 रुपये प्लस में यानी ये पैसा हमको जमा करना है। अदर एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अदर एडजस्टमेंट क्या है, अदर एडजस्टमेंट ये है कि इफ़ एरर्स अकर्स ड्यू टू लास्ट ईयर करेक्शंस, यदि ऐसा हो सकता है कि ये 484 रुपये का हम कम जमा इसलिए किए हैं क्योंकि पिछले साल ज़्यादा जमा कर दिए थे, इसलिए हम 3B में इस बार कम जमा किए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दीजिए, आप बता दीजिए कि ये 484 रुपये जो कम जमा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम पिछले साल जमा कर दिए। सेम यहाँ पर 484 लिख दीजिए, तो नेट में आपको कुछ जमा करना नहीं निकलेगा, ठीक है। वही सेम चीज़ इनपुट में है। इनपुट में मेरा वही केस ही है कि 5,469 रुपये का जो हम ज़्यादा ITC क्लेम कर लिए हैं उसका रीज़न ही यही है कि हमने पिछले साल कम क्लेम किया था, गलती से क्लेम करने से रह गया था, जिसको पिछले साल पेंडिंग ITC में डाले हुए थे, और इस साल हम वो ITC क्लेम कर लिए, जिसके वजह से ये 5,469 रुपये का ज़्यादा क्लेम दिख रहा है। जबकि है क्या, ये पिछले साल
का जो है कम क्लेम किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम क्लेम कर लिए हैं इस बार। तो इसका हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया और यहाँ पे नेट में हमें क्या रिवर्स करना है ITC, कुछ रिवर्स नहीं करना है, केवल 484 रुपये का आउटपुट जमा करना है। ठीक है, इन सब के बाद भी यदि आपको लगता है कोई रिमार्क्स देना है तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे सेल बना दिए हैं, यहाँ पे आप कोई रिमार्क दे सकते हैं, आसानी से कोई रिमार्क दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमने 3 शीट समझा दिया, पार्ट ए सेल्स का, पार्ट बी आउटपुट का, पार्ट सी इनपुट का। ठीक है, पार्ट डी कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ नहीं करना है, आपको जो पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अवेलेबल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डाउनलोड कर लेना है। एक बार में पूरा साल भर का डाउनलोड नहीं हो पाता है, 2 बार 3 बार में डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, एक बार में मैक्सिमम 6 महीने ये अलाउ करता है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसको एज इट इज यहाँ पे एक साथ क्लब करके रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करिए, मंथली बेसिस पे मिला लीजिए। इसमें सारे हेड आ जाते हैं आपके, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टी, टैक्स हेड, सारे हेड आ जाते हैं। ठीक है, और जब आपका मैच हो जाएगा तो इसको मार्क कर दीजिएगा कि हाँ ये मैच हो गया। कैसे मैच कराना है आपको मालूम ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मैच कराने के लिए जो पोर्टल पे डिटेल्स होता है उसी को एज इट इज जो है क्रेडिट डेबिट को यूज़ कर लेते हैं। जो पैसा जमा किया क्रेडिट हो जाता है, जो पैसा पेमेंट हुआ है वो डेबिट हो जाता है, अल्टीमेटली वो मैच कर जाता है कैश लेजर से। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी बहुत ईजी होता है मैच कराना। आप जो पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ठीक है, इसको करना क्या है, इस शीट में आपको बस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को पोर्टल से डाउनलोड करना है। 2-3 बार में जो भी डाउनलोड होगा पूरा एक साथ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रख देना है। ठीक है, उसके बाद इसके बैलेंसेस को यहाँ पे CSI से सारे बैलेंसेस दिख रहे हैं, इसके बैलेंसेस को मैच कराना है। जब मैच हो जाएगा तो इसको येलो कर दीजिएगा। हम फिलहाल ये जनवरी तक का मैच कराएं हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जनवरी महीना है, जनवरी तक का मैच कराएं क्योंकि फरवरी मार्च का अभी रिटर्न तक फाइल नहीं हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टैली में कैसे मैच कराना है। टैली में कुछ नहीं करना है, जो आउटपुट और इनपुट होता है उसको हम एक कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे हर महीने का, और उसके अकॉर्डिंग करेंगे जिसके हिसाब से हम 3B फाइल किए हैं अपना। ठीक है, गलत भी फाइल हुआ है 3B तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी के हिसाब से कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र करिए हर महीना और आपका क्रेडिट लेजर जो है पोर्टल से मैच कर जाएगा। ठीक है, यदि क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैश से एडजस्ट भी कराते जाइएगा कैश लेजर से, यदि डेबिट बैलेंस होता है ITC होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो मैच ही कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि ट्रांसफ़र कराते समय जो आपकी एक्स्ट्रा एंट्री वहाँ पे दिखेगी टैली में, उन सारी को एक सेपरेट लेजर अकाउंट बना करके पेंडिंग में डालते जाइएगा। ठीक है, पेंडिंग ITC, एक्सेस क्लेम्ड ITC, ऐसे करके। इन सब के बाद एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक रिकन्सिलिएशन शीट है। जब ये आपका मैच कर जाएगा तो यहाँ पे एज पर बुक और एज पर पोर्टल कैश लेजर का बैलेंस और क्रेडिट लेजर का बैलेंस यानी कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भर दीजिएगा और ये डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, अब आप नोट्स पे लेके चलते हैं। हम आपको पहले ही बताएंगे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये पहला नोट क्या है कि यदि आप DOG 1 ऑप्ट किए हैं और बुक्स और DOG 1 में सारा एरर फिल कराने के बावजूद भी कुछ डिफरेंस रह जाता है तो वो डिफरेंस आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, बस DOG 1 का स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पर पूरा रख देना है, यानी वो एज पर बुक हो जाएगा, एज पर DOG 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एज पर बुक्स जो PNL में बैलेंस दिख रहा है, ट्रेडिंग PNL में जो दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ डेटा रख दीजिए, फिर डिफरेंस निकाल कर डिसीजन लिख दीजिए। ठीक है, हम आपको बताए थे नोट 2 और नोट 3 ये दोनों नोट जो है जब आप GST ऑडिट के अंदर रहते हैं तो ही इसको भरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो GST ऑडिट यानी यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ के ऊपर है तो ही इसको भरने की आवश्यकता है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ भरना क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप टेबल हम कहीं ना कहीं से कॉपी किए हुए हैं। कहाँ से, GSTR 9C के टेबल नंबर 9 को कॉपी कर दिए हैं। ये वही टेबल है जिसको हम लोग 9C फाइनेंशियल 17-18 का 9C बनाते समय काफ़ी मेहनत से बना रहे थे, तो इसको हम एडवांस में यहाँ पे नोट नंबर 2 के रूप में ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ताकि आप अपना टैक्स ऑडिट जब कर रहे हैं तो उसी दौरान इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए लगे यार टैक्सेबल वैल्यू और उसका टैक्स अमाउंट परसेंटेज वाइज, चाहे वो NCM हो या RCM हो। ठीक है, ताकि आपका GSTR 9 और 9C करते समय कोई दिक्कत ना हो, टाइम टेकिंग ना हो। ठीक है, नोट नंबर 3 भी वही है। नोट नंबर 3 भी आपको तभी भरना है जब आपको 9C में आते हो। ठीक है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये 9C के टेबल नंबर 14 से कॉपी किया गया है। इसमें क्या है, ITC का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो लिखना है, ITC टोटल कितना है और कितना एलिजिबल वो लिख देना है। ठीक, नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर 4 पे आते हैं। नोट नंबर 4 हमने आपको बता ही दिया है कि जो इनपुट वाली सीट थी उस सीट को, 3 सीट था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो इनपुट वाली सीट थी उस सीट को भरने के लिए नोट 4 भरने की आवश्यकता है। नोट 4 भरेंगे तो डेटा अपने आप वहाँ चला जाएगा। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम कहाँ से कॉपी किए हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट GSTR 9 फॉर्म, जो GSTR 9 फॉर्म होता है एनुअल रिटर्न का, उसके टेबल नंबर 6 से कॉपी किया गया है। ठीक है,
तो जो टेबल नंबर 6 में जीएसटी का आईटीसी भरने का पूरा तरीका होता है, उसमें अगर आपको ध्यान होगा तो टेबल नंबर 6 में ए पार्ट होता है, पार्ट ए, जिसमें 3B में जो हम आईटीसी क्लेम किए वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, और पार्ट बी में क्या होता है, एनसीएम वाले आईटीसी हम लोग लिखते हैं, नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज वाला, इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज को बांट के। फिर पार्ट सी होता है उसका, वो आरसीएम अनरजिस्टर्ड वाले की बात करता है, ठीक है। जो उसका पार्ट डी होता है वो आरसीएम रजिस्टर्ड वाले की बात करता है, इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज। अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरा प्रॉपर फिलअप कर दीजिए। ये कहाँ से हम डिटेल भर रहे हैं, ये एज पर बुक डिटेल भर रहे हैं। जब इसको हम प्रॉपर तरीके से सेपरेटली भर देंगे तो हमें जीएसटी 9 भरने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आईटीसी अंडर एनसीएम जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी वाला होता है, उसको हिसाब से भी डेटा भर दीजिए। ये अपने आप यहाँ पे डेटा भरेंगे तो कॉलिंग चला जाएगा आपके इनपुट वाली सीट में, यानी पार्ट सी वाली सीट में चला जाएगा, ठीक। अब आते हैं नोट नंबर 5 में। नोट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही आपको बताए थे कि इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए ये नोट का यूज़ किया जाएगा। यदि आपका अप्रैल महीने का यदि अप्रैल महीने का ड्यू डेट है 20 मई को आपको रिटर्न फाइल कर देना है, ठीक है। और यदि आप 20 मई को ना फाइल करके लेट फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिलेज मोर देन 0 हो जाएगा। सपोज यहाँ तो 17 मई को फाइल कर दिया गया है, यदि आप 17 मई की जगह हम डेट चेंज कर देते हैं, चेंज करके इसको 27 मई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिले 7 दिन का हो गया। तो यहाँ पे हम देखिए इंस्ट्रक्शन में ऊपर लिखे हुए हैं, इफ़ कॉलम नंबर डी इज मोर देन 0 देन ओनली अदर कॉलम इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, ठीक है। तो कॉलम नंबर डी यानी ये वाला कॉलम मोर देन 0 हो गया, 7 दिन का डिले है, तो ही आपको ये सारे कॉलम भरने की आवश्यकता है। क्या है ये सारे कॉलम? ये लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश एनसीएम में, लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश आरसीएम में, ये सारी लायबिलिटी यहाँ भर देंगे। उसके बाद ये इंटरेस्ट का यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि उस पर इंटरेस्ट आना कितना चाहिए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है, उस पर इंटरेस्ट कितना पे किया जा चुका है, ठीक है। यदि पे किया गया है तो, अगर नहीं पे किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट स्टिल टू बी पेड कितना अभी पे करना वो निकल जाएगा, ये आपको सब में भरना है। जीएसटी 9 यदि फाइल कर रहे थे हम लोग 17-18 का, तो आपको याद होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एनुअल रिटर्न फाइल जो अपने 3B को फाइल करते समय लेट रिटर्न फाइल किए थे लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किए थे उस समय, तो उसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ता था बार बार, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सीट जो है इसमें ऐड कर दी है ताकि पहले से ही एडवांस में मेरे पास कैलकुलेशन रहे, ठीक है। अब आते हैं हम नोट नंबर 6, और जो कि आखिरी नोट है इस सीट का। ये कुछ नहीं है, अदर रिमार्क्स का है। यदि आपको कोई भी वर्किंग अगर आपको लगता है इन सब के अलावा, इस सफिशिएंट डिटेल्ड सीट के अलावा भी कोई आपको वर्किंग लगता है कि करना चाहिए या कोई रिमार्क्स देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सीट जगह है ब्लैंक, आप यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो सीट है शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करिएगा कि आपको ये सीट कैसा लगा। यदि कोई फीडबैक कोई सुझाव होगा तो भी मेंशन करिएगा, इट विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड इन आवर एक्सेल सीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।